हेलो बच्चों। तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। और उसकी ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आवेश के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो पढ़ ली थी, और उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम, फिर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, उसके बाद हम देखेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल और साथ में अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये चारों टॉपिक हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कूलाम का नियम। तो लगभग 1785 की बात है जब सर कूलाम ने दो आवेशित कणों के मध्य भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो उनके मध्य बल लगता है उसकी जानकारी उन्होंने प्रयोगों की सहायता से पता लगाया। तो उन्होंने इस प्रकार से नियम दिया कि कोई भी आवेशित कण है वो अपने चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और दूसरे आवेश को उस क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो पहले वाला आवेश दूसरे वाले में बल लगाएगा और दूसरे वाला आवेश पहले वाले पर बल लगाएगा। तो ये ही हमें इस नियम में निकालना है, यानी दो आवेश हैं उनके मध्य कितना विद्युत बल लग रहा है उसका मान निकालते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है। कूलाम सर ने बताया था कि आप ले लो दो स्थिर बिंदु आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेश है, वो दोनों के केंद्रों की मध्य की दूरी कितनी है? दोनों के केंद्रों की मध्य की दूरी है r, और पहले पर आवेश है q1, दूसरे पर आवेश है q2। ये हमने मान लिया। तो अब इस आवेश और इस आवेश के मध्य, दोनों के मध्य जो एक तरीके से विद्युत बल लग रहा है उसका सूत्र हम निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने नियम यह दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने नियम दिया। हम यहाँ पे देखो, हम दोनों धनावेश ले रहे हैं, दोनों ऋणावेश भी हो सकते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश भी हो सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया कि हम आवेश किसी प्रकार का ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आवेश का जो सूत्र, बल का सूत्र निकालेंगे उसमें परिमाण निकालेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी वो कितनी है? r है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कूलाम सर ने जो बताया वो ये बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो एक तरीके से विद्युत बल काम कर रहा है वो विद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी हमने परिमाण ले लिया तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं रहा। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर उन्होंने बोला कि उन दोनों आवेशों के केंद्रों की मध्य की दूरी, ये इनके केंद्रों के मध्य की दूरी है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक तरीके से F समानुपाती 1/r²। ये समीकरण नंबर आ गई 2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती है r² के, ठीक है। और अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 से लिखना चाहें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी q1 q2 बट्टा में r²। हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और इसको एक समीकरण में बदलेंगे। तो जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक आता है नियतांक। तो यहाँ पे जो नियतांक आएगा उसे बोलेंगे k। ये है समानुपाती नियतांक। तो k आ गया, फिर आ गया q1 q2 बट्टा में r²। तो यहाँ तक आपको लिखना है। कूलाम का नियम बोले तो आपको जो हमने शुरुआत में लाइन बोली थी वो लिखनी है, चित्र के साथ इतनी चीजें हमें लिखनी है। तो ये कूलाम का नियम हो गया हमारा। अब हम देखते हैं k के बारे में। k एक समानुपाती नियतांक है। k का मान माध्यम पर निर्भर करता है, यानी एक तरीके से माध्यम माध्यम पर निर्भर करेगा और मात्रक पद्धति पर निर्भर करेगा, ठीक है। मात्रक पद्धति आपने कौन सी ले रखी है? सीजीएस ले रखी है, एमकेएस ले रखी है, वो एक तरीके से मात्रक पद्धति। माध्यम कैसा ले रखा है? निर्वात है, हवा है, वायु है, या कोई जल माध्यम है, या चालक है, कुचालक है, उस हिसाब से के का मान बदलेगा। के का मान होता कितना है? के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है। और के का मान अगर सीधा हम याद करें तो 9 × 10⁻⁹। अब देखो हमें मात्रक चाहिए, तो के का मात्रक निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे। एक बार के लिए हम लिख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलाम स्क्वायर। ये मान हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये के का मान बार बार आएगा, मान हमें याद होना चाहिए। अब देखो के का हमने यहाँ पे जो विमालिक मात्रक लिखा है
उस मात्र को यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो एफ ले लिया, एफ के गुना में क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, बट्टा में क्या ले लिया, Q1 और Q2 बराबर में क्या आ गया के, यानी के जो गुना में पद थे उनको सबको इधर भेज दिया। देखो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यहाँ पे दूरी की स्क्वायर तो यहाँ पे मीटर की स्क्वायर हो जाएगी। ये भी आवेश का एक मात्रक, यानी यहाँ पे भी एक बार कुलाम आ जाएगा, और दूसरा आवेश उसका मात्रक क्या होगा, कुलाम होगा। तो यहाँ पे कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी बात हो चुकी के तक की। अब ये एप्सिलॉन नोट क्या है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, या इसे हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये क्या है, ये चीज हमें ये बताती है कि आप अगर एक तरीके से, ये तो चलो एप्सिलॉन नोट का मतलब यहाँ पे निर्वात निर्वात या वायु माध्यम ले रखा आपने, तब हम एप्सिलॉन नोट लेके चल रहे हैं। अगर कोई दूसरा माध्यम हो तब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नोट हटाना है, फिर उस खाली माध्यम की बात आ जाएगी, यानी खाली एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर ये मान नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम माध्यम परिवर्तित कर दें, माध्यम परिवर्तित कर दे तो के का एक तरीके से जो एप्सिलॉन नोट हम लिख रहे हैं उसकी जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा मान। ठीक है, यानी के का मान भी एक तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, माध्यम पर निर्भर करता है के का मान। तो अगर हम इस सूत्र से, देखो एक बार ये सूत्र बनाए, इसको इस तरीके से परिवर्तित करें तो बल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान हमने यहाँ पे रख दिया ये वाला, और Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण बन गई। कब, जब दो आवेश कहाँ हो, निर्वात में। ये समीकरण है, ये दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की समीकरण है। कब, जब दोनों आवेश क्या हो, निर्वात में स्थित हो। अगर किसी माध्यम में आवेश को रखें तब यहाँ पे खाली इतना सा परिवर्तन होगा, या तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे, या हम लिख देंगे एप्सिलॉन एम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ये बात हो गई। और जो एप्सिलॉन नोट है, देखो माध्यम की विद्युतशीलता का मान तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें देंगे, लेकिन निर्वात की विद्युतशीलता का मान हमें आना चाहिए। एप्सिलॉन नोट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। देखो, अब देखो हमें इसका मात्रक लगाना है, तो मात्रक कैसे लगाएंगे कि देखो के का जो मात्रक है ये है, और ये उसके बट्टे में है, तो इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कुलाम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर की स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नोट का मान। ये दो मान हमें याद रखने हैं। तो ये चीज हो रही है। कुलाम का नियम तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन जो शब्द आ रहे हैं उनको हम बताते जा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में या कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो एप्सिलॉन नोट हो गया, के हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनकी विमा निकालते, क्योंकि विमा पूछते हैं। तो देखो विमा सूत्र निकालने के लिए हमें कुछ पहले से जानकारी होनी चाहिए। एक बार के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। विमा सूत्र याद होना चाहिए हमें कि मान लो बल का क्या विमा सूत्र है, उसी हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं एप्सिलॉन का विमा सूत्र, एप्सिलॉन नोट का विमा सूत्र और के का विमा सूत्र। तो ये हमारा देखो मात्रक है, के का मात्रक ये है, और मात्रक से ही हम विमा सूत्र बना सकते हैं। तो के की विमा, ठीक है, के की विमा कैसे निकालेंगे, इसे हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। के की विमा कैसे निकालेंगे, न्यूटन है तो बल की विमा न्यूटन है, तो न्यूटन के लिए, बल के लिए क्या आता था, बल के लिए आता था m1 L1 T-2। ये चीज हमें याद होनी चाहिए बच्चों। F बराबर होता है ma, ठीक है, और m के लिए क्या आ जाएगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए m1 आ जाएगा, और a के लिए क्या आता है L1 T-2। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको एक तो वेग त्वरण विस्थापन और संवेग, आवेग, ऊर्जा, कार्य, शक्ति और आपका ये बल, ये 5-7 जो अगर आप याद कर लोगे तो एग्जाम में इनसे ही आपको मिल जाएंगे कि ये सीधे हमें याद होने चाहिए, हम सीधा मान रख सकते हैं। जिस प्रकार से देखो बल का मान, बल की विमा हमने सीधे रख दी, न्यूटन था, न्यूटन की विमा रख दी तरीके से m1 L1 T-2, और यहाँ पे है मीटर की स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर का मतलब L की घात 2, नीचे कुलाम की स्क्वायर है। कुलाम की स्क्वायर के लिए हमने पिछले क्लास में बताया था क्या मात्रा था कुलाम का, कुलाम की सॉरी विमा क्या थी, A1 T1 थी, तो उसकी स्क्वायर है, यानी इसकी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 और क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो चुकी। अब देखो इसको और सरल करते हैं। M1 तो बड़ा है, ठीक है, अब देखो L ये 1 और ये 2 है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, L3 हो जाएगा, और ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 ऊपर से पहले बैठा है
-2 और -2 कितना हो गया, -4, और ए क्या हो जाएगा, -2। तो ये है के की विमा, ये के की विमा है, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी बताओ, इसकी उल्टी हो जाएगी। भाई के की विमा है, के का मात्रक ये है, इसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, और इसकी विमा इसकी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, m-1 l-3 t की घात 4 a2। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। यहाँ तक हमने के और एप्सिलॉन नॉट की बात कर ली, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक टॉपिक है पराविद्युतांक, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये देख रहे हैं हम आगे, एक एक चीज कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज को हम कवर कर लें, जिससे आपके कोई चीज डाउट नहीं रहे, एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से कर सको। तो अगला टॉपिक है हमारा पराविद्युतांक, जिसे हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसे बोलते हैं, और इसे पराविद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका हिंदी नाम आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और दूसरा इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और पराविद्युतांक को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखो ये है क्या, ठीक है, बोल तो दिया। ये बताता है कि जब कूलाम सर ने और एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा कि दो आवेश हैं, उन आवेशों के बीच में अगर माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो उनमें लगने वाले जो आपका विद्युत बल है, उसका मान भी परिवर्तित हो रहा है। यानी माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो विद्युत बल का मान परिवर्तित हो रहा है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अलग होगा, और किसी माध्यम में, जैसे मान लो हवा माध्यम ले लो, चाहे आप ले लो कोई पानी माध्यम, चाहे कुचालक ले लो, चालक ले लो, तो उस स्थिति में उनके मध्य जो लगने वाला बल का मान क्या होगा, अलग होगा। तो इस चीज को समझने के लिए कि उनके मध्य बल किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उस चीज को समझने के लिए हमें पराविद्युतांक की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पराविद्युतांक की एक तरीके से परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि पराविद्युतांक ये बताता है कि किसी माध्यम में विद्युत बल कितना कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निर्वात में विद्युत बल का मान सर्वाधिक होता है, और जैसे ही हम माध्यम लेते जाते हैं, थोड़ा मतलब माध्यम बदलते हैं, तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो विद्युतशीलता, जिसे हम एक तरीके से हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो है पराविद्युतांक। ये एक तरीके से क्या है कि हमें ये बताता है कि किसी माध्यम में विद्युत बल का मान कितना कम हो जाएगा। अब देखिए ये चीज हुई, अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका हम मान निकाल सकते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर होता है निर्वात या वायु माध्यम में आवेशों के मध्य बल, उसे हम एफ नोट से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, उसे हम एफ एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो जो हमने पहले सूत्र लिखा था ना, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, और उन्हीं आवेशों को निर्वात से उठा के किसी माध्यम में रख दो, तो उन माध्यम में आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, तो उसका सूत्र क्या था हमारे पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम ले लो आप, या एप्सिलॉन सीधा लिख सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन एम बोल सकते हैं, एप्सिलॉन सीधा लिख सकते हो। आवेश Q1 Q2 और उनके मध्य दूरी हमें क्या रखनी है, एक समान रखनी है। तो देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये मान उल्टा हो जाएगा, यानी हमारे पास एप्सिलॉन आर का मान कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर का मान आ जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, या आप ऐसे कह सकते हो एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो तीन शब्द आए हैं, एक वापिस देखो, ये तो है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान हमने देखा था 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर देख लिया था। और ये या ये दोनों एक ही चीज है, इसे हम कहते हैं एक तरीके से निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। शब्द ध्यान रखना, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, माध्यम के हिसाब से इसका मान परिवर्तित होगा। और ये क्या है, ये एप्सिलॉन आर है, ये एक तरीके से दो माध्यमों की विद्युतशीलता का अनुपात है।
दो माध्यमों की विद्युतशीलता का अनुपात है तो इसे हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसे हम बोलते हैं एक तरीके से पराविद्युतांक, या इसे हम बोलते हैं विशिष्ट पराविद्युतता। तो ये इसके तीन नाम है, तो इसे वैसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये बात हो चुकी, ठीक है, यानी एक तरीके से एप्सिलॉन आर का दो सूत्र आ चुका। ये हम सूत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे या आपके परिभाषा पूछ ले तब आप वहां से परिभाषा बना सकते हो। F0 है निर्वात में आवेशों का मध्य बल, और किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात अपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है, जिसे हम पराविद्युतांक भी बोलते हैं। दोनों नाम आ सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी आपेक्षिक विद्युतशीलता का बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक बोलते हैं। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये विमाहीन है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊपर वाले की विमा आएगी या मात्रक आएगा उतना नीचे वाले का मात्रक आ जाएगा, तो दोनों का मात्रा आपसे कट जाएगा। तो ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ठीक है। और अगर हम कोई दो आवेश है उनके मध्य अगर हम भर दिए एक तरीके से सूचलक यानी कोई कंडक्टर, ठीक है, कोई रोड रख दे उनके बीच में, तो उनके मध्य जो विद्युत बल लगेगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि वहां पे एक तरीके से उसकी जो परमिटिविटी है ना, पराविद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। एक सारणी आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, वो आप देख सकते हो कि किस किस पदार्थ का पराविद्युतांक किस किस प्रकार से निर्वात के सापेक्ष बदलता है। तो ये हमारा बच्चों कंप्लीट हो चुका टॉपिक, पहला हुआ है टॉपिक अभी। अब हम देख रहे हैं दूसरा टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है। ये बहुत मस्त टॉपिक है, क्योंकि इसमें टॉपिक तो आपको लगेगा छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है जो हमें काम आएगी। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र। हमें सदिश रूप बनाना है तो हमें एक तरीके से एक निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा, सदिशों की सहायता लेनी पड़ेगी। 11वीं क्लास की थोड़ी सी मेमोरी हमें वापस याद करनी पड़ेगी। तो हमने एक ले लिया आवेश, पहला आवेश है, इसका नाम हमने दे दिया Q1। दूसरा आवेश है जिसका नाम हमने दे दिया Q2, और इसको हमने ले लिया निर्देश तंत्र में, XY निर्देश तंत्र मान लो या XYZ निर्देश तंत्र मान लो, ठीक है। तो XY निर्देश तंत्र मान लो, किसी प्रकार से मान सकते हैं, निर्देश तंत्र में ले लिया। तो इसका इसके सापेक्ष पहला स्थिति सदिश क्या है, R1 सदिश है। इसका इसके सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, R2 स्थिति सदिश होगा। ये पोजीशन वेक्टर भी है, ठीक है। तो R1 पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गया, R2 स्थिति सदिश हो गया। अब इनके मध्य भी एक तरीके से सदिश बनेगा जिसे हम विस्थापन सदिश बोल सकते हैं, ठीक है। उसका मान हमें निकालना है, और तो वो मान निकालते हैं। मान लीजिए कि वो मान कितना है, वो मान है R21, ठीक है, R21 है। क्योंकि हम देखो, हम ऐसे चले, इधर आए, और ये इसके क्या है, विपरीत। तो यहाँ पे एक तरीके से R1 है Q1 का स्थिति सदिश, R2 है Q2 का स्थिति सदिश, और इनके मध्य दोनों का जो विस्थापन सदिश है वो कितना है, R21 सदिश है। तो त्रिभुज का हमने नियम देखा था, त्रिभुजों के सदिश योग का नियम 11वीं क्लास में, ठीक है। वो ये था कि अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनको बंद करने वाला या उनके विपरीत दिशा में जो सदिश होगा वो उनके योग को प्रदर्शित करेगा। यानी देखो, त्रिभुज का नियम यह था कि ये एक त्रिभुज की भुजा है जिसको कौन सदिश प्रदर्शित कर रहा है, R1 सदिश प्रदर्शित कर रहा है। ये त्रिभुज की दूसरी भुजा है जिसे कौन सदिश प्रदर्शित कर रहा है, R21 सदिश प्रदर्शित कर रहा है। तो ये सदिश इनके विपरीत दिशा में, ठीक है, तो विपरीत दिशा में है, तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये त्रिभुज का नियम था, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम था कि जो एक तरीके से त्रिभुज को बंद करने वाला सदिश जो इनके विपरीत क्रम में है, उसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। और हमें यहाँ से निकालना है R21 का मान, वो क्या होगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो ये हमारा आ गया R21, ये हमें चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। अब आ जाओ फटाफट वही कूलाम के नियम में। कूलाम सर ने क्या बताया था कि हम ये मान रहे हैं कि ये आवेश है और ये आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, विद्युत बल लगाएंगे, और हमें उनका एक तरीके से दिशा निकालनी है, इसलिए हम सदिश रूप ले रहे हैं। सदिश रूप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसकी वजह से इस पर जो बल की दिशा है वो निकालेंगे, और इसकी वजह से इस पर जो बल की दिशा है वो निकालेंगे। फिर उनमें संबंध देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो ये इस पर जो बल लगा रहा है उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, और उसको कैसे बोलेंगे, F21, यानी दूसरे पर बल लग रहा है पहले के कारण। इसी प्रकार से ये
इस पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, ये वाली होगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों क्या है, धनावेशित है। दोनों धनावेशित है, दोनों ऋणावेशित भी हो सकते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान हमारा वही आएगा। तो दोनों हम ये मान के चल रहे हैं कि धनावेशित है, ठीक है, दोनों धनावेशित है। तो इनके मध्य ऐसे बल लग रहे हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, कूलाम। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या आया था हमारे पास है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ये सूत्र आया था। पहले हम बात करते हैं इस बल की, यानी इस बल का एक तरीके से मान निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे सदिश लगाना पड़ेगा, F21 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम शुरुआत में मान लें कि माध्यम क्या है, निर्वात है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R21 की स्क्वायर, और ये सदिश है, तो इसको भी सदिश दिखाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एकांक सदिश लेना पड़ेगा, वो है R21 कैप। और एकांक सदिश आपको पता ही है, केवल मात्र दिशा बताते हैं, और एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। ये चीज हो रही है हमारे साथ साथ, ठीक है। ये हमारी मान लो समीकरण नंबर आ गई 1। इसको हम और भी परिवर्तित कर सकते हैं, और हम क्या बोलेंगे, इसी प्रकार से अगर दूसरा आवेश पहले वाले में बल लगाएगा, वो क्या होगा, F12 यानी पहले पर दूसरे कारण बल, पहले पर दूसरे कारण बल। तो F12 क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा में R12 की स्क्वायर R12 कैप। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें थोड़ी सी चीज परिवर्तित करनी है थोड़ी सी चीज परिवर्तित करनी है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे परिवर्तित करनी है, देखो कि ये जो R12 है, ठीक है, और R21 है, ये दोनों तो बराबर ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बराबर ही है, यहाँ इनके मध्य का विस्थापन बराबर है। तो अगर इनका स्क्वायर कर दो तो भी मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो कि जो एकांक सदिश है R12 कैप और R21 कैप, इस एकांक सदिश की दिशा मान लो R12 कैप की दिशा ये है, और R21 की कैप की दिशा क्या है, ये है। तो एक तरीके से एकांक सदिश केवल दिशा तो बताता है, और इनकी दिशा दूसरे क्या है, विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। कि जो मान लो कि जो दिशा R21 कैप की है, यानी इस मतलब इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है उसको बताने वाला सदिश कौन सा है, R21 कैप है, और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है उसको बताना सदिश कौन सा है, R12 कैप है, और उन दोनों दिशाएं दूसरे के विपरीत है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आया है। अब देखो इस समय को हम परिवर्तित करते हैं, ठीक है। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि F12 सदिश, ठीक है, F12 सदिश क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो हम R12 स्क्वायर की जगह R21 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और R12 की कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का R21 कैप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस आ गया। इस माइनस को आगे ले लो, तो F12 सदिश, ठीक है, माइनस आगे ले लिया, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 कैप। देखो ये मान क्या है, ये मान है इसके बराबर, है ना, इसके बराबर। तो हम लास्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। तो ये हमारा रिजल्ट आया, ये है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसका मतलब दो आवेश है, तो उनके मध्य जो एक तरीके से विद्युत बल लग रहा है, उन विद्युत बलों का एक तरीके से परिमाण बराबर होगा। अगर आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दो, परिमाण ले लो इनका, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तो ये हमारा नियम है। और जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु बल लगाएंगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो ये जो कूलाम का नियम है, ये भी एक तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का जो पालन कर रहे हैं, न्यूटन गति का थर्ड लॉ था, ठीक है।
कि ये इस वस्तु पर आवेश पर बल लगा रहा है तो ये आवेश भी इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, जिनका परिमाण समान होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यही यही क्या था, न्यूटन के गति का तृतीय नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। दूसरा, हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। एक तो बात ये होगी कि देखो, थोड़ी सी हम और बातें करते हैं, ये आप नोट कर सकते हो, ये अगर आपको चेंज करना आगे ना बच्चों, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। बस इतना ही परिवर्तन करना है, और इसको हम बड़ा करना चाहे तो बड़ा करके बड़ा बोर्ड भर सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन का नंबर जिस हिसाब से देंगे उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो कम नंबरों का आएगा ये क्वेश्चन, कम नंबर का आएगा तो आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार थोड़ी सी हम जगह बनाते हैं और फिर हम रिजल्ट जो हमने निकाला है उसका थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं गहराई के साथ। ठीक है, तो गहराई के साथ विश्लेषण कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो हम बता रहे हैं कि जो कूलाम का नियम है, पहले एक नंबर उसकी क्या विशेषता है, वो न्यूटन की गति के तृतीय जो नियम था, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके समान ही व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, कूलाम का जो नियम था वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है, यानी एक तरीके से उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग की क्या है, एक तरीके से व्युत्क्रम बाती है। तो दूसरा क्या, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है। तीसरा, ये एक तरीके से कूलाम का जो नियम है, ये आवेशों की मध्य जो ये क्रिया रेखा है ना, क्रिया रेखा, यानी एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, तो इनके आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो इस लाइन पर ही लग रहा है, ऐसे घुमा के बल नहीं लग रहा है, ना ऐसे घुमा के बल लग रहा है। ठीक है, यानी दो आवेश है, उनके मध्य बल लग रहा है, सीधा सीधा से बल लग रहा है। ठीक है, या तो इस दिशा में लग रहा है या इस दिशा में लग रहा है। आया समझ में, आया। तो एक तरीके से ये क्या है, क्या है, एक तरीके से केंद्रीय बल है, यानी दो आवेशों के केंद्रों के मध्य की जो लाइन है उस लाइन पर ये दोनों बल लग रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कूलाम का संरक्षण बोलते हैं, कि कूलाम का जो बल है वो क्या है, संरक्षण बल है। 11वीं क्लास में संरक्षी बल और असंरक्षी बल दो प्रकार के बल होते हैं, तो यहाँ पे जो कूलाम का बल है वो क्या है, संरक्षी बल है, और घर्षण बल वो क्या था, असंरक्षी बल था। ठीक है, ये चीज हुई। और और हम बता सकते हैं कि कूलाम का नियम 10 की घात माइनस 15 मीटर दूरी पर नहीं लगेगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 15 मीटर दूरी पर तो नाभि के बल लगता है, तो वहां पे कूलाम का बल नहीं लगेगा। दूसरी चीज, जो कूलाम का नियम है, ये केवल दो वस्तुओं, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है, तो इस पे यहाँ पे जो कोई तीसरा आवेश बैठा है ना, यहाँ पे जो तो तीसरा आवेश बैठा है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो इन आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आपके पास में कितने दोस्त बैठ जाओ, तो आपके उस दोस्त के साथ जो आपकी बात हो रही है, उस बात का अन्य दोस्तों का उस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक आवेश दूसरा आवेश है, उनके मध्य जो विद्युत बल लग रहा है उसको अन्य आवेश जो उसके पास बैठे वो प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं द्विवस्तु अंतरक्रिया। ठीक है, यानी टू बॉडी इंटरेक्शन। तो ये चीज हुई हमारी। तो इतनी चीजें हमने देख ली, और भी कुछ आप महत्वपूर्ण बातें बता सकते हो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कूलाम के नियमों ने जोड़ सकते हैं। संरक्षी बल हो गया, द्विवस्तु अंतरक्रिया है, और वर्ग व्युत्क्रमणी का पालन करता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर दूरी पर नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे नाभिक के बल लगेगा। तीसरा, न्यूटन गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो ये चीज हो गई बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं तीसरा और अंतिम टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इन लाइक कीजिए और बच्चों तक जितने इस क्लास को पहुंचा सकें तो आप पहुंचाइए। अब अगला हमारा नियम है बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये देखो, ये करते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत देखो ये है कि जिस प्रकार से मान लो कि मंदिर का जिस प्रकार घंटा आता है, ठीक है, एक आदमी है उसको बजा के चला गया, ठीक है, दूसरा आदमी है उसको बजा के चला गया, तीसरा है तो उसको बजा के चला गया, तो वहां पे बल लग रहा है, बार बार बल लग रहा है। तो अगर हम कुल बल की बात करें तो उन सभी बलों का सदिश योग उनकी दिशा के अनुसार उनको जोड़ दोगे तो उस पर लगने वाला कुल बल का मान आ जाएगा। यही हमारा क्या अध्यारोपण सिद्धांत है। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, इसे समझते हैं। मान लो कि चित्र बनाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक आवेशों का निकाय। ठीक है, ये मान लो Q1 आवेश हो गया, और ये हो गया Q2 आवेश। ठीक है, ये हो गया मान लो Q3 आवेश, और इस प्रकार से Qn आवेश, यानी n आवेशों का एक निकाय है। इन सभी आवेशों के निकाय की बात करें, अगर इनकी स्थिति लेना चाहे तो इनका स्थिति सदिश क्या होगा, इसका अगर स्थिति सदिश लेना चाहे तो इस प्रकार से स्थिति सदिश सीधी लाइन बन रही नहीं है शायद,
ये आपको ऐसे सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी एक तरीके से इसके ऐसे सीधी लाइन बनाओ और यहाँ पे आवेश को रख दो Q1, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो इसके ऐसे सीधी लाइन बनाओ और यहाँ पे आवेश को रख दो Q2। ये हो गया आवेश मान लो Q3 और ये मान लो इधर रख दिया हमने आवेश Qn। तो इस प्रकार से n आवेशों का निकाय है। इनका स्थिति सदिश, पहले का स्थिति सदिश क्या आएगा, R1 सदिश, दूसरे का R2 सदिश, तीसरे का R3 सदिश और चौथे का स्थिति सदिश आ जाएगा Rn सदिश आ गया। अब इनके बीच में हमने कोई एक आवेश ले लिया जो मान लो बिंदु P पर रखा गया है, या ऐसे मान सकते हो O बिंदु पर रखा गया है, और इस आवेश का जो मान है वो कितना है, Q0 है। तो ये है, इस प्रकार से हमारा आवेश हमने रख दिया। ये आवेशित कण इस पर इस दिशा में बल लगाएगा। हम दोनों को सभी को हम धनावेशित लेके मान रहे हैं, तो इस दिशा में बल लगाएगा। लगने वाले बल का नाम क्या होगा, 0 पर पहले कण लगने वाला बल। ये आवेशित कण इस पर इस दिशा में बल लगाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 पर दूसरे कण लगने वाला बल। फिर ये आवेशित कण इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, धनावेशित है तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, विद्युत बल लगाएगा। ये हो जाएगा 0 पर 3 के कारण लगने वाला बल, और ये आवेशित कण इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, तो ये हो जाएगा 0 पर n के कारण लगने वाला बल। ये हुआ। अब देखते हैं दो आवेशों के मध्य का जो विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश क्या आएगा, अगर हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करें हमारा, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो विस्थापन सदिश हम ले रहे हैं, पहले का क्या आ जाएगा 0, 1 सदिश, दूसरे का क्या आ जाएगा 0, 2 सदिश, तीसरे का क्या आ जाएगा R, 0, 3 सदिश, और nवें का क्या आ जाएगा R, 0, n सदिश आ जाएगा। ये हमारा चित्र पूरा हो चुका है, इसमें और ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। तो देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है कि किसी एक परीक्षण आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल विद्युत बल उन सभी आवेशों के विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो बिंदु O पर जो आवेश रखा गया है उस पर कुल बल निकालना है। तो कुल बल निकालने के लिए पहले आवेश के कण बिंदु O पर रखे गए आवेश में बल, दूसरे आवेश के कण बिंदु O पर रखे गए आवेश में बल, तीसरे आवेश के कण बिंदु O पर रखे गए आवेश में बल। इसी प्रकार से nवें आवेश के कण बिंदु O पर आवेश पर रखे गए बल का सब का सदिश योग कर दो, अलग अलग सदिश योग कर दो, फिर इस बिंदु पर कुल जो बल लग रहा है आवेश को निकाय के कारण वो बल आ जाएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब मान क्या होगा इनका, F0 सदिश पहले का क्या होगा 1/4πε0। देखो, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर होता है। ये हुआ। अब देखो Q1 पहले वाला आवेश कौन सा है, 0 है, Q2 मतलब दूसरा आवेश कौन सा है, 1 वाला, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, 0, 1 की स्क्वायर, साथ में 0, 1 कैप भी आएगा, कैप आएगा सदिश, मतलब हमें एकांक सदिश दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 1/4πε0 Q0 Q2 R02 की स्क्वायर R02 कैप, इस प्रकार से चलते चलते चलते, है ना। तो ये आ गया Q0 Qn R0n की स्क्वायर R0n कैप, ये हमें समीकरण मिल गई। अब जो इस चीज में कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। तो देखो 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, साथ साथ में Q0 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो Q0 ले लो और 1/4πε0 ले लो, कोष्टक में क्या बच जाएगा Q1 R01 की स्क्वायर, ठीक है, Q और R01 कैप, Q2 R02 की स्क्वायर R02 कैप। दो पद बहुत है बच्चों, ज्यादा पद लोगे तो आपका ही काम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें काम थोड़ा, ये लंबी प्रक्रिया थोड़ा हमें कम समय में करना है। Qn R0n की स्क्वायर R0n कैप, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और छोटे रूप में लिखते हैं। और छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक है समेशन, समेशन आपने पढ़ा है,
ठीक है। तो देखो ये क्यू नोट हमने लिख दिया, ये लिख दिया एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया एप्सिलॉन नोट। नोट मतलब ये सब जो चीज़ हो रही है वो निर्वात में हो रही है। अगर माध्यम होती तो हम एप्सिलॉन लिख देते या एप्सिलॉन एम लिख देते, लेकिन ये चीज़ निर्वात में हो रही है तो माध्यम होती तो हम एप्सिलॉन लिख देते। ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको छोटी सी राशि में लिखने का तरीका क्या है, समेशन आई बराबर 1 से n, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आई हो जाएगा, क्योंकि जो परिवर्तनशील राशि है उसकी जगह आई लिख दो, और आर जीरो आई की स्क्वायर आर जीरो आई कैप। तो ये हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत से परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला विद्युत कुल विद्युत बल। ठीक है। अब देखो ये आपकी चीज थोड़ी सी शायद समझ में आई है, तो देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पद है, तीन पद है। ठीक है। अगर हमारे पास तीन पद है यानी आई का मान 1 से n तक है, तो हमारे पास तीन पद बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, ये तो पद कॉमन आ जाएगा, ये वाला पद वापस लिख दोगे। ठीक है। कोष्टक में क्या आएगा, कोष्टक में एक से मतलब ये आई बराबर 1 से 3 तक है, तो Q1 पहले आई की जगह 1 लिखो। ठीक है। R01 की स्क्वायर R01 कैप, और फिर समेशन क्या करता है, ये चीज तो आपने कर दी, समेशन जोड़ता है, प्लस का चिन्ह कौन लेके आएगा, समेशन लेके आएगा। ठीक है। फिर Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप, इसी प्रकार से वापस प्लस कहाँ से आया है, प्लस आया है इस समेशन की वजह से, यानी समेशन तो जोड़ेगा और आई बराबर 1 से n ये बताएगा कितने पद होंगे, आई बराबर 1 से n तो हमें बताएगा कितने पद होंगे, और समेशन प्लस का चिन्ह लेके आएगा। तो Q3, ठीक है, R03 की स्क्वायर R03 कैप। तो ये प्रक्रिया हुई बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसे हम कहते हैं फोर्स अमोंग मैनी चार्जेज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो आप उतार सकते हो इसको रफ कॉपी में। ये हम काम जो कर रहे हैं रफ में कर रहे हैं एक बार, क्योंकि फेर वाला काम करना है तो हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो मेन मेन चीजें हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। और थ्योरी भी देखेंगे, थोड़ी थोड़ी साथ साथ थोड़ी थोड़ी चल रही है। तो आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है कि दो क्या है आवेश है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। पहले आवेश का मान कितना है, 2 इंटू 10 की घात माइनस 7 गुना। दूसरे आवेश का मान है 3 इंटू 10 की घात माइनस 7 गुना। अब पूछा गया है कि इनके मध्य जो विद्युत बल लग रहा है वो निकालिए। तो देखो आवेश का मान दे दिया, तो आपको क्या दिया गया है, सिर्फ सबसे पहले ये लिखो कि Q1 का मान कितना है, जो भी दे रखा है वो लिख दो। परीक्षा में इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलो ये चीज हमें दे रखी है, और एक चीज और दे रखी है, दूरी दे रखी है दोनों के मध्य की, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमें नहीं लेना, हमें मीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज हमें याद होगी तो हम तुरंत कर देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं, मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात माइनस 2 मीटर, ये हो गया। अब देखो दो आवेशों का मान दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, विद्युत बल पूछा है, तो सूत्र हमारे पास वही है कि Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। के का मान कितना, 9 इंटू 10 की घात 9 हमने देखा था, वो याद रखना है हमें हर हाल में। और एप्सिलॉन नोट नोट का मान भी याद रखना है, 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो ये हो गया के का मान। Q1 का मान कितना, 2 इंटू 10 की घात माइनस 7। ठीक है। और Q2 का मान कितना, 3 इंटू 10 की घात माइनस 7। साथ में आर की स्क्वायर यानी इसकी स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिख दो, ये 2 बार हमने इसको लिख दिया। ठीक है। मात्रक आएगा लास्ट में, जो आएगा वो न्यूटन आ जाएगा। अब देखो इनको काटने का तरीका आना चाहिए हमें, कैसे काटोगे, ये देखो ये 2 माइनस के और ये 2 माइनस के, माइनस का 4 हो गया। ठीक है। माइनस का 4 है, और ये माइनस का 4 मान लो ऊपर चला जाएगा तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका एक तरह निपटारा हो गया। और चीज देखते हैं, देखो ये 1 जीरो और ये 1 जीरो से इसका 2 जीरो गए तो 7 बच गए। समझ में आ रहा है, ये 1 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो काट दिया, न एक तरीके से नीचे 100 थे और ऊपर 10 की घात 9 थी, तो 2 काट दिया, 10 की घात 7 बच गई। 10 की घात 7 प्लस की 10 की घात 7 माइनस की कट गई।
10 की घात -7 और 10 की घात +4। तो 10 की घात -7 और 10 की घात +4 को क्या बोलेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 10 की घात -3। ये हो गया, देखो 3 और 3 ये गया 9 से। अब बचा क्या, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, इंटू 10 की घात -3 और मात्र क्या आएगा, न्यूटन आएगा। इस तरीके से अगर हम काटना सीख जाएंगे बच्चों, तब आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पास समय बच जाएगा, तो आप और क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है। और इसमें अगर आपको ये बता सकते हो दोनों आवेश हमें धनात्मक दे रखे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतिकर्षण हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।